हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है तो उसके ऊपर Fm इक्वल टू QVB साइन थीटा फोर्स अप्लाई होता है। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर अगर गति करे तो कोई भी बल उसके ऊपर आरोपित नहीं होता है। जब आवेश लंबवत चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो उस कंडीशन में आवेश के ऊपर अधिकतम चुंबकीय बल Fm इक्वल टू QVB अप्लाई होता है। फिर इसके बाद में डिस्कस किया था पढ़ने की जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा हो तो उसके ऊपर चुंबकीय बल Fm इक्वल टू ILB साइन थीटा अप्लाई होता है। अगर धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा हो या फिर समानांतर रखा हो तो उस कंडीशन में चालक के ऊपर कोई भी बल आरोपित नहीं होता है। लेकिन जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो उसके ऊपर अधिकतम चुंबकीय बल Fm इक्वल टू ILB अप्लाई होता है। इन्हीं से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ से बात करें कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है और साइक्लोट्रॉन जो है वो आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, साइक्लोट्रॉन की संरचना क्या आएगी और इसकी कार्य विधि किस टाइप से होगी। तो बात करते हैं अपन साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन जो है वो आपका एक विद्युत चुंबकीय युक्ति होता है। साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति होता है जिसकी सहायता से हम लोग भारी धनावेशित कण मतलब जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर आपका अल्फा पार्टिकल, भारी धनावेशित कणों को त्वरित करके इनकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि करते हैं। साइक्लोट्रॉन किसको बोल रहे हैं अपन? साइक्लोट्रॉन बोल रहे हैं अपन वह विद्युत चुंबकीय युक्ति जिसकी सहायता से भारी धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर अल्फा कण को त्वरित करके इनकी ऊर्जा तथा वेग में वृद्धि की जा सकती है। उसे साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। यहां से बोल रहे हैं अपन साइक्लोट्रॉन जो है वो आपका एक विद्युत चुंबकीय युक्ति होता है और विद्युत चुंबकीय युक्ति है इसकी हेल्प से अपन भारी धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर अल्फा कण को त्वरित करके इनकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस युक्ति को साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। बात अगर करें कि साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करेगा तो सिद्धांत की अगर बात करें, सिद्धांत है आपका साइक्लोट्रॉन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। साइक्लोट्रॉन क्या करता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत के ऊपर कार्य करेगा। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को एक साथ और एक दूसरे के लंबवत अप्लाई करते हैं। साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को एक साथ और एक दूसरे के लंबवत अप्लाई करते हैं, जिसमें क्या होगा आपका विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र जो है वो भारी धनावेशित कण के वेग में वृद्धि करता है। विद्युत क्षेत्र भारी धनावेशित कण के वेग में वृद्धि करेगा और जो आपका लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है वो उस धनावेशित कण को वृत्ताकार पथ प्रदान करता है। आप लोगों ने पढ़ा था
कि जब कोई आवेश किसी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करे तो वह वर्ताकार पथ में गति करने लगता है। तो यहीं से बोल रहे हैं अपन कि साइक्लोट्रॉन जो है वो आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को एक साथ अप्लाई करेंगे, जिसमें विद्युत क्षेत्र क्या काम करेगा, आपका धनावेशित कण के वेग में वृद्धि करेगा और चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, उस धनावेशित कण को वर्ताकार पथ प्रदान करता है। यहां से लिख रहे हैं इसका सिद्धांत अपन, इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ तथा एक दूसरे के लंबवत आरोपित होते हैं। आगे लिखेंगे इसमें विद्युत क्षेत्र भारी धनावेशित कण के वेग में वृद्धि करता है तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा लंबवत चुंबकीय क्षेत्र धनावेशित कण को वर्ताकार पथ प्रदान करता है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण भारी धनावेशित कण का वेग, और वेग में अगर वृद्धि होगी तो इसकी ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन कि साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति होता है जिसकी सहायता से किसी भारी धनावेशित कण को त्वरित करके उसके वेग और ऊर्जा में वृद्धि कर सके, उस युक्ति को साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। और साइक्लोट्रॉन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ आरोपित होते हैं और एक दूसरे के लंबवत आरोपित होते हैं, जिसमें से विद्युत क्षेत्र जो है वो विद्युत क्षेत्र आपका धनावेशित कण के वेग में वृद्धि करेगा और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस धनावेशित कण को वर्ताकार पथ प्रदान करता है। यहाँ पे अगर बात करें कि साइक्लोट्रॉन जो है उसकी संरचना किस टाइप से होती है, साइक्लोट्रॉन की संरचना की अगर बात करें तो साइक्लोट्रॉन के अंदर दो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, दो प्रबल चुंबकीय ध्रुव है जिससे आरोपित होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। और इन दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और एक दूसरे के समानांतर डी आकार की दो डिस्क रखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन, इसकी संरचना की अगर बात करें, संरचना में बोल के चल रहे हैं कि इसके अंदर दो प्रबल चुंबकीय ध्रुव होते हैं। जैसे एक तो बात कर रहे हैं कि एक आपका चुंबकीय ध्रुव है आपका ये N और एक चुंबकीय ध्रुव है आपका इस साइड में बोल दे रहे हैं कि ये है आपका S। दो प्रबल चुंबकीय ध्रुव है N और S, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होएगा। इस टाइप से अब इनके बीच में क्या करना है अपन को, अगर यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होएगा तो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस टाइप से। इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के लंबवत और एक दूसरे के समानांतर डी आकार की दो डिस्क इसके बीच में रखेंगे। डी आकार की डिस्क मतलब इस टाइप से कि ये है आपका डी आकार की डिस्क इस टाइप से, और फिर बाद में बोल रहे हैं कि एक है आपका डी आकार का डिस्क जो है एक डी आकार का डिस्क इस टाइप से। एक डिस्क को बोल देते हैं अपन D1 और दूसरी डिस्क को D2। D1 और D2 दो डिस्क एक दूसरे के समानांतर और इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। दोनों डिस्क के बीच में गैप होता है।
दोनों डिस्क के बीच में क्या होता है आपका गैप, और इन दोनों डिस्क से यहाँ पे लगाएंगे अपन उच्च प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। यहाँ पे बोल के चल रहे हैं कि ये है आपका उच्च प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, और इस उच्च प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में 10⁴ वोल्ट होता है आपका विभवांतर, और 10⁶ हर्ट्ज होता है आपका इसकी आवृत्ति। 10⁴ वोल्ट विभवांतर और 10⁶ हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है। बीच में आपका गैप होता है, इस गैप के अंदर भारी धनावेशित कण को पुट करते हैं। गैप के बीच में क्या करेंगे अपन, भारी धनावेशित कण जो है उसको दोनों डिस्क के बीच जो आपका गैप है उस गैप में रखेंगे। फिर इसके बाद में ये जो डिस्क है इसमें से एक डिस्क के किनारे पर, एक डिस्क के परिधि के ऊपर एक छिद्र होता है, और इस छिद्र से जो है धनावेशित कण त्वरित होकर टारगेट के ऊपर आपतित होएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं इसको टारगेट। यहाँ पे अगर इसकी बात करें, संरचना में बोल दिया अपन ने। अब यदि इसकी कार्य विधि की बात करें तो कार्य विधि में बोल रहे हैं कि जैसे ही हम लोग इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से विभवांतर अप्लाई करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से विभवांतर जैसे ही अप्लाई करेंगे तो डिस्क के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होएगा। जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से विभवांतर को आरोपित करेंगे, आरोपित करते ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होएगा। उस विद्युत क्षेत्र के कारण धनावेशित कण चलना स्टार्ट करेगा, मतलब ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा इस साइड में, और जैसे ये चलना स्टार्ट करेगा तो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र इसको वर्ताकार पथ प्रदान करता है। तो जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह वर्ताकार पथ के अंदर घूमेगा। एक डिस्क के अंदर यह आधा चक्कर कंप्लीट करेगा, एक डिस्क के अंदर आधा चक्कर कंप्लीट करेगा और वापस इस गैप के अंदर आएगा, और आधे चक्कर के अंदर इसकी ऊर्जा में वृद्धि कितनी आएगी, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, अर्ध चक्कर में कण की ऊर्जा में वृद्धि, आधे चक्कर के अंदर कण की ऊर्जा में वृद्धि कितनी रहेगी आपकी, QV। जैसे ही आधा चक्कर कंप्लीट करके वापस गैप में आएगा तो गैप में आने पर D1 और D2 जो है इन दोनों का पोलैरिटी चेंज होगा, मतलब इन दोनों की ध्रुवता चेंज होएगी। जैसे अगर बात करें कि पहली कंडीशन के अंदर ये है आपका डिस्क D1, ये आपका D1 और ये है आपका डिस्क D2, ये है आपका डिस्क D2। अगर स्टार्टिंग की बात करें कि इनके बीच में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा है, ये पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है, ये नेगेटिव की तरह, तो धनावेशित कण जो है वो कहाँ पे जाएगा, D1 से D2 की ओर, और D2 के अंदर आधा चक्कर कंप्लीट करेगा। आधा चक्कर कंप्लीट अगर करेगा तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि कितनी आएगी, QV। और जैसे ही यह आधा चक्कर कंप्लीट करके वापस इन दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप में आएगा, तो गैप में आते ही इन दोनों डीज की पोलैरिटी चेंज होएगी। इस बार ये काम करेगा नेगेटिव का और ये काम करेगा आपका पॉजिटिव का। पोलैरिटी चेंज अगर होएगी तो इस बार धनावेशित कण जो है वो किस में एंटर करेगा, D1 डिस्क के अंदर एंटर करेगा, और इसके अंदर भी आधा चक्कर कंप्लीट करेगा। आधा चक्कर कंप्लीट करके वापस गैप के बीच में आएगा, तो यहाँ पे एक कंप्लीट आधा चक्कर D2 के अंदर, आधा चक्कर कंप्लीट करेगा D1 में, एक कंप्लीट चक्कर, और कंप्लीट चक्कर के अंदर इस कण की ऊर्जा में वृद्धि आएगी आपकी 2QV। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन एक पूर्ण चक्कर में कण की ऊर्जा में वृद्धि, कण की ऊर्जा में वृद्धि रहेगी आपकी 2QV। एक कंप्लीट साइकिल के अंदर कण की ऊर्जा में वृद्धि रहेगी 2QV, और हर एक सेकंड के बाद में इसका वेग जो है वो आपका इंक्रीज होता रहता है। अगर बात करें कि इसकी आवर्ती की या फिर इसके आवर्तकाल की, तो हर एक चक्कर का समय जो है वो आपका नियत होता है। साइक्लोट्रॉन के अंदर जो आपका कण वर्ताकार पथ में गति करेगा, उस वर्ताकार पथ की आवर्ती या फिर उसका आवर्तकाल नियत होता है। यहाँ से जैसे जैसे इसका वेग बढ़ेगा तो इसके वर्ताकार पथ की त्रिज्या भी बढ़ेगी, और वर्ताकार पथ की त्रिज्या जब इस परिधि के, इस डिस्क की परिधि के इक्वल होएगी
तो परिधि के ऊपर बने छिद्र से त्वरित होकर धनावेशित कण टारगेट के ऊपर आपतित होता है। यहाँ पे अगर बात करें कि ये धनावेशित कण लगातार इसी टाइप से आपका त्वरित होता रहना चाहिए। अगर लगातार इसी तरीके से त्वरित होता रहना चाहिए तो उसके लिए कंडीशन आएगी कि इस कण की आवर्ती जो है वो इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवर्ती के बराबर होना आवश्यक है। जब कण की आवर्ती प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवर्ती के बराबर होगी तो इस अवस्था को बोलेंगे अपन अनुनादी अवस्था, और अनुनादी अवस्था के अंदर लगातार इसके अंदर यह कण त्वरित होता रहेगा। फिर इसके बाद में अपन को बात करनी है कि इस साइक्लोट्रॉन के अंदर जो आपका कण वर्ताकार पथ में गति कर रहा है उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी आएगी, उस वर्ताकार पथ के अंदर इसका वेग कितना होगा, इसका आवर्तकाल कितना होगा, आधे चक्कर के अंदर लगा समय कितना होगा, इसकी आवर्ती कितनी होगी, और इसकी बात करें कि कोणीय आवर्ती कितनी होगी और इसकी ऊर्जा कितनी आएगी। फिर बाद में बात करेंगे कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न मतलब कुल चक्करों की संख्या कितनी होगी। तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। आप लोग इसमें ध्यान रखना कि एक कंप्लीट साइकिल जो है उस कंप्लीट साइकिल में धनावेशित कण की ऊर्जा में वृद्धि 2qv के बराबर होती है। यहां से लेके चल रहे हैं अपन साइक्लोट्रॉन के अंदर अगर बात करें तो वर्ताकार पथ की त्रिज्या, वर्ताकार पथ की त्रिज्या जो है उसको लिखेंगे स्मॉल r से। इसका वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे अपन ने बात की थी कि जब साइक्लोट्रॉन के अंदर धनावेशित कण गति करेगा तो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण वर्ताकार पथ के ऊपर गति करने लगता है। वर्ताकार पथ के ऊपर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलेगा? तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वर्ताकार पथ के अंदर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है, और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अधिकतम चुंबकीय बल लगता है आपका QVB। तो यहाँ से लिखेंगे वर्ताकार पथ में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल अधिकतम चुंबकीय बल Fm = QVB से प्राप्त होता है। और इस QVB से प्राप्त अगर होएगा तो इसका मतलब चुंबकीय बल को इक्वल करना है अभिकेंद्रीय बल के। तो यहाँ से लिखेंगे Fm और इक्वल टू कितना Fc। अगर बात करें मान के चले कि आवेश जो है ये जो आपका धनावेश है इसका आवेश स्मॉल q है, इसका मास कितना है स्मॉल m है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है कैपिटल B है, और इसका वेग कितना है v है, और इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या अगर माने कि स्मॉल r है तो यहाँ से लिखेंगे Fm इक्वल टू कितना QVB और Fc इक्वल टू कितना mv²/r। कैलकुलेट करेंगे तो v से v कैंसिल आउट, r को इधर करेंगे QV को अपॉन में, तो r इक्वल टू कितना आएगा आपका mv/QB। ये फॉर्मूला आएगा आपका वर्ताकार पथ की त्रिज्या के लिए। फिर इसके बाद में बात करें कि इस वर्ताकार पथ के ऊपर कण गति कर रहा है, इस कण का वेग कितना होगा? तो वेग के लिए सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं कण का वेग अगर बात करें कि v का वैल्यू कितना आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट QVB बराबर कितना mv²/r। यहाँ से v से v कैंसिल आउट, r को करेंगे इस साइड में और m को करेंगे नीचे, तो v का वैल्यू आएगा आपका QBr/m। इस फॉर्मूले से बोलेंगे हम लोग कि ये है इस कण का वेग। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें कि इस साइक्लोट्रॉन के अंदर भारी धनावेशित कण जो वर्ताकार पथ में गति कर रहा है उसके अर्ध चक्कर में लगा समय कितना होगा, कि आधे चक्कर के अंदर यह कितना समय लेगा। फिर इसकी बात अगर करें तो यहाँ से बोल के चल रहे हैं अपन
यहां से बोल के चल रहे हैं थर्ड पॉइंट, अर्ध चक्कर में लगा समय। अर्ध चक्कर में लगे समय की बात करें तो इसको स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। यहां से बोल के चल रहे हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी और बटे में कितना, चाल। दूरी की अगर बात करें, एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ, एक कंप्लीट वर्ताकार पथ में अगर गति करता है तो वर्ताकार पथ के एक चक्कर में तय दूरी को बोलेंगे उसकी परिधि के इक्वल 2πr। लेकिन अर्ध चक्कर की अगर बात कर रहे हैं तो दूरी कितना आएगा आपका, दूरी आएगा 2πr का आधा कितना, πr अपॉन में चाल की बात करें तो चाल है आपका v। यहां से स्मॉल r का वैल्यू पुट कर दो आप लोग, तो स्मॉल r का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो t इक्वल टू पाई अपॉन v, और स्मॉल r है आपका m v अपॉन में क्यू बी। v से v कैंसिल आउट, तो अर्ध चक्कर के अंदर लगा समय आएगा पाई m और अपॉन में क्यू बी, पाई m अपॉन में क्यू बी। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर इसके बाद में बात अगर करें कि इसके कंप्लीट चक्कर के अंदर लगा समय मतलब इसका आवर्तकाल कितना होगा, तो आवर्तकाल के लिए बात करते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं अपन कण का आवर्तकाल। कण का आवर्तकाल जो है उसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, और कैपिटल टी इक्वल टू अगर बात करें तो 2 इंटू में अर्ध चक्कर में लगा समय, अर्ध चक्कर में लगा समय, आधे चक्कर में समय लग रहा है आपका टी, उसका दोगुना किसके इक्वल आएगा, पूर्ण चक्कर में लगा समय आवर्तकाल के इक्वल। तो कैपिटल टी इक्वल टू आएगा आपका 2 इंटू में अर्ध चक्कर में लगा समय कितना था, पाई m अपॉन में क्यू बी। तो ये आएगा आपका कण का आवर्तकाल 2πm अपॉन में क्यू बी। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि इस कण की आवर्ती कितनी आएगी, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कण की आवर्ती। आवर्ती को डिनोट करेंगे स्मॉल f से, और हम लोगों को पता है कि आवर्ती जो है वो आपका आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। f इक्वल टू 1/t, ये t का वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो f इक्वल टू कितना आएगा, f इक्वल टू आएगा आपका 1 अपॉन में 2πm और अपॉन में क्यू बी जाएगा ऊपर, तो f इक्वल टू आएगा आपका क्यू बी अपॉन में 2πm। ये है इक्वेशन नंबर 5 कण की आवर्ती। अगर बात करें कि कण की कोणीय आवर्ती कितनी आएगी, तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं अपन कण की कोणीय आवर्ती। कण की कोणीय आवर्ती जिसको डिनोट करेंगे ओमेगा से, और कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर कितना होता है आपका 2πf या फिर 2π अपॉन में कैपिटल टी। कोणीय आवर्ती बराबर कितना होता है 2πf या फिर 2π अपॉन में टी। f का वैल्यू 1/t, तो 2π अपॉन कैपिटल टी। यहाँ से f का वैल्यू आप लोग पुट कर दो, तो f का वैल्यू कितना आएगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका 2π का 2π है, f का वैल्यू क्यू बी अपॉन में 2πm। 2π से 2π कैंसिल आउट, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से ओमेगा इक्वल टू आएगा आपका क्यू बी अपॉन में m, क्यू बी अपॉन में m। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 6। इस फॉर्मूले से हम लोग इस कोणीय आवर्ती, कण की कोणीय आवर्ती को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि इस कण की साइक्लोट्रॉन में जो कण है, इस कण की अधिकतम ऊर्जा कितनी होगी। अधिकतम ऊर्जा की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है आपका पीके इक्वल टू 1/2 mv²। यहां से बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कण की अधिकतम ऊर्जा। कण की अधिकतम ऊर्जा को डिनोट करेंगे ई मैक्सिमम से। ई मैक्सिमम यहाँ पे लिख रहे हैं वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल टू 1/2 mv²। ई के इक्वल टू कितना होता है आपका mv 1/2 mv²। यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में क्या था आपका V इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन में एम। ये वैल्यू पुट करेंगे इस काइनेटिक एनर्जी में, तो यहाँ से आएगा काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल टू 1/2 एम इंटू में क्यू बी आर अपॉन में एम, और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कैलकुलेट करने पर मिलेगा अपन को ई के मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 एम, और ये स्क्वायर करें तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर, एम से एक एम कैंसिल आउट, यहाँ से बचेगा आपका ई के मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में एम। इस फॉर्मूले से बोलेंगे अपन साइक्लोट्रॉन के अंदर धनावेशित कण की अधिकतम ऊर्जा। नेक्स्ट इसके बाद में अगर बात करें कि कण जो है वो इस साइक्लोट्रॉन के अंदर अधिकतम कितने चक्कर लगा सकता है, तो अधिकतम चक्रों की संख्या के लिए बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतम चक्रों की संख्या, जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। मान के चल रहे हैं अपन, माना कुल चक्करों की संख्या इक्वल टू है आपका कैपिटल एन। कुल चक्करों की संख्या कितना है, कैपिटल एन। यहां से बात की थी अपन ने साइक्लोट्रॉन के अंदर की एक चक्कर में कण की ऊर्जा, एक चक्कर के अंदर कण की ऊर्जा कितनी थी आपकी 2qv। तो n चक्कर के अंदर कण की ऊर्जा कितनी आएगी, एक चक्कर में कण की ऊर्जा 2qv है, टोटल n चक्कर बोल रहे हैं, तो n चक्करों के अंदर कण की ऊर्जा कितनी आएगी, यहाँ पे लिख रहे हैं अपन 100। n चक्करों में कण की ऊर्जा बराबर n इंटू में 2qv, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद में बोलेंगे कि n चक्करों के अंदर कण की जो ऊर्जा है वो अधिकतम ऊर्जा के बराबर होगी, कि अधिकतम चक्रों की संख्या अगर n है और n चक्रों के अंदर जितनी ऊर्जा आएगी वही ऊर्जा अधिकतम ऊर्जा के इक्वल आएगी। तो इस अधिकतम ऊर्जा को इस n चक्रों के अंदर ऊर्जा के इक्वल करना है। यहां से लेके चलते हैं अपन n चक्रों में कण की ऊर्जा अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो n चक्रों के अंदर ऊर्जा है आपका n इंटू में 2qv और इक्वल टू कितना, ई के मैक्सिमम। ई के मैक्सिमम का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो n इंटू में 2qv इक्वल टू ई के मैक्सिमम का वैल्यू है 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में m। यहाँ से जो कैंसिल आउट होएगा उसको कैंसिल करेंगे, तो ये हो गया आपका q से q कैंसिल, 2 और v को अपॉन में करेंगे तो n इक्वल टू आएगा आपका 1/4 क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में एम बी। ये फॉर्मूला आएगा आपका अधिकतम चक्रों की संख्या के लिए। इस तरीके से साइक्लोट्रॉन के अंदर भारी धनावेशित कण को त्वरित करके उस कण के वर्ताकार पथ की त्रिज्या, उसका वेग, अर्ध चक्र के अंदर लगा समय, आवर्तकाल, आवृत्ति और इसके बाद में कोणीय आवृत्ति, अधिकतम ऊर्जा और अधिकतम चक्रों की संख्या का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर डिस्कस करें कि साइक्लोट्रॉन जो है उस साइक्लोट्रॉन की सीमाबद्धता क्या होती है। सीमाबद्धता मतलब लिमिटेशन। हम लोगों ने बात की थी कि साइक्लोट्रॉन की हेल्प से अपन किसी भारी धनावेशित कण मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर अल्फा कणों को त्वरित करके उनके वेग और ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हैं। भारी धनावेशित कणों को त्वरित कर सकते हैं, तो इसका मतलब साइक्लोट्रॉन की हेल्प से केवल धनावेशित कणों को त्वरित किया जा सकता है।
ऋणावेशित कणों को त्वरित नहीं कर सकते हैं। साइक्लोट्रॉन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो रेस्ट मोड के अंदर 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और जब इसको अपन गति प्रदान करेंगे तो इसके वेग में अचानक वृद्धि होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर दूसरी सीमाबद्धता की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट बोल रहे हैं अपन सीमाबद्धता या फिर साइक्लोट्रॉन की सीमा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। साइक्लोट्रॉन की हेल्प से केवल भारी धनावेशित कणों को त्वरित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन या फिर ऋणावेशित कणों को त्वरित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि करने पर इसके द्रव्यमान में अचानक तेजी से वृद्धि होती है। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि साइक्लोट्रॉन की हेल्प से किसी अनावेशित कण को त्वरित कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो उसके लिए बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट, साइक्लोट्रॉन की हेल्प से इसकी सहायता से अनावेशित कण जैसे अनावेशित कण होता है आपका न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। साइक्लोट्रॉन की हेल्प से केवल भारी धनावेशित कणों को त्वरित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि करने पर इसके द्रव्यमान में अचानक तेजी से वृद्धि होती है। और बात करें अगर अनावेशित कण की, तो साइक्लोट्रॉन की हेल्प से अनावेशित कणों को भी त्वरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनावेशित है। अनावेशित कण जो है वो आपका विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रभावित नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रभावित नहीं होएगा तो उसके वेग में वृद्धि नहीं होगी। वेग में वृद्धि अगर नहीं होगी तो उसकी ऊर्जा में भी वृद्धि नहीं होगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को यदि त्वरित करना है तो किस युक्ति का उपयोग करते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए बीटाट्रॉन का यूज करते हैं। बीटाट्रॉन का उपयोग करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन को यदि त्वरित करना है तो इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए बीटाट्रॉन का उपयोग किया जाता है। धनावेशित कण को अगर त्वरित करना है तो धनावेशित कण को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग करेंगे, और अनावेशित कण त्वरित नहीं होता है। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग किस किस में करते हैं, तो साइक्लोट्रॉन के उपयोग के लिए बोलेंगे अपन कि साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम लोग भारी धनावेशित कणों को त्वरित कर सकते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट बोल रहे हैं इसका उपयोग, साइक्लोट्रॉन का उपयोग। साइक्लोट्रॉन के उपयोग में बोल रहे हैं अपन भारी धनावेशित कणों को त्वरित किया जा सकता है। भारी धनावेशित कणों को त्वरित करेंगे, और फिर इसके बाद में बोल रहे हैं कि इनका उपयोग किस में करेंगे। इनका उपयोग करेंगे अपन नाभिकीय संरचना को ज्ञात करने के लिए। नाभिकीय संरचना को ज्ञात करने के लिए भारी धनावेशित कणों का उपयोग किया जाता है। दूसरा अगर पॉइंट बात करें कि इन यहाँ से अगर बात करें कि साइक्लोट्रॉन की हेल्प से और क्या कर सकते हैं अपन। साइक्लोट्रॉन की हेल्प से आप लोगों को बोलना है कि इसकी हेल्प से अपन ठोस जो है उसकी संरचना को ज्ञात कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट आएगा आपका, साइक्लोट्रॉन की हेल्प से अपन रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न कर सकते हैं। साइक्लोट्रॉन की हेल्प से रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न कर सकते हैं, और उन रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।